नमस्कार, स्वागत है आपका जी भारत पर। मेरा नाम है हार्दिक दवे और सक्सेस मंत्रा हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम ये एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और अपने इस विशेष कार्यक्रम में, इस खास बुलेटिन में हम सक्सेस मंत्रा में सफलता के सूत्र डिकोड करेंगे। क्या है सफलता, सफलता के मायने क्या हैं और सफलता का दायरा अब धीरे धीरे बढ़ता भी जा रहा है। दरअसल अलग अलग लोगों के लिए सफलता के मायने भी अलग अलग होते हैं और सफलता एक कोई शब्द नहीं है जिसे एक्सप्लेन किया जा सके। किसी भी व्यक्ति विशेष का पूरा जीवन दर्शन उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। हर किसी व्यक्ति के लिए सफलता अलग है। हर कोई अपने जीवन में सफल तो होना ही चाहता है, अपने हिसाब से अपने पसंदीदा क्षेत्र में सफलता चाहता ही है और सबसे अहम माना जाता है करियर की सफलता को। यानी अच्छी पढ़ाई लिखाई आपने कर ली, उसके बाद एक अच्छी नौकरी आपने हासिल कर ली और अगर नौकरी भी नहीं तो अपने करियर के साथ आपने जीवन की ऐसी शुरुआत की है जो आपके आने वाले भविष्य को संवार सकती है। हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा हमारे सोशल स्टैंडर्ड को सेट करती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाती है और इसमें अलग अलग करियर ऑप्शंस हम चुन सकते हैं। सवाल यह कि सफलता के लिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। सवाल यह कि अपनी काबिलियत के दम पर आप किस करियर में कितना ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। क्या आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे या फिर सफलता के पीछे भागेंगे। प्रतिभा को धार आप कैसे दे सकते हैं, किस करियर के लिए कैसी मानसिकता जरूरी है, किस तरह की शैक्षणिक तैयारी होनी चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस शो में मिलेंगे, सक्सेस मंत्रा में। और हम सफलता के अलग अलग आयामों को समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं सफलता केवल एक बिंदु से जुड़ी हुई आपको तो नहीं लग रही है। आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत ही करने जा रहे हैं देश की सबसे मुश्किल परीक्षा और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों में से सबसे ज्यादा दर्शक ऐसे होंगे जिनका सपना होगा कि एक बार आईएएस जरूर बन जाए और जो खुद नहीं तो अपने बच्चों के लिए तो ये वो जरूर सोचते हैं कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा कैसे पास की जाए। आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े अधिकारी कैसे बन सकते हैं, किस तरह की तैयारी इसके लिए जरूरी होती है। अब तैयारी तो करते हैं लाखों करोड़ों लोग, सिलेक्ट होते हैं केवल कुछ सैकड़ा लोग। तो ऐसे में कौन है जो सिलेक्ट होते हैं, क्या होता है उनमें एक्सपेक्टर, जानने के लिए प्रोफेसर नवीन कुमार हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो में। नवीन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप कार्यरत हैं और आज हम आपसे ये बातचीत शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत जी भारत के इस मंच पर सर। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो यही है कि यूपीएससी, इसे सफलता की गारंटी क्यों माना जाता है। ये भाग्य का विषय है, कर्म का परिणाम है, क्या लगता है आपको। और सवाल ये भी कि क्या अगर आपने यूपीएससी नहीं निकाली तो आप जीवन के सबसे बड़े फेलियर हैं, क्या यही असफलता है। और केवल यूपीएससी निकाल ली तो क्या यही सफलता है। बहुत आपका अच्छा सवाल है हार्दिक जी। एक्चुअली कोई भी चीज़ क्या सफल है क्या असफल है, इसके मापदंड समाज के लोग करते हैं। तो हमारे भारतवर्ष में ऐसा आपको पता भी होगा कि एक कॉलोनियल लिगेसी रही, तो उसमें ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा एक रोल होता था सोसाइटी के फ्यूचर को डिसाइड करने में जी। और उन्हीं के ज़माने से ब्यूरोक्रेसी अभी भी आज़ादी के बाद भी हमको विरासत में प्राप्त हुई है और उसको हमने उसके सिस्टम में चेंज ला करके यूपीएससी नामक संस्था जो कि इस प्रोग्राम को, इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। और सोशल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी के हिसाब से देखें, पावर सेंटर के हिसाब से देखें, तो मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स का जो दो तीन इंपॉर्टेंट नीड होता है उसमें होता है बीइंग विद द हर्ड, जहाँ की सोसाइटी ही किसी भी चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण बना देता है और किसी चीज़ को कम महत्वपूर्ण बना देता है। तो जहाँ तक सोशल स्टैंडर्ड्स की बात करें, सोशल नॉर्म्स की बात करेंगे, तो आम तौर पर लोगों को लगता है कि यूपीएससी की परीक्षा पास कर जाने के बाद सिविल सर्वेंट हो जाने से हम समाज में एक महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंच जाएंगे। हाँ। और वो हमारे जीवन के सफलता का भविष्य का मार्ग बनेगा। यही बात है कि आप देखेंगे कि यूपीएससी जब आईआईटी से किए हुए बच्चे, मेडिकल के बच्चे, जनरल ग्रेजुएशन के बच्चे, आर्ट्स के, साइंस के, पूरे हिंदुस्तान की युवा का एक सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी फर्स्ट चॉइस आप पूछेंगे तो, क्योंकि ये सोसाइटी भी इस फर्स्ट चॉइस को डिटरमिन करने में बहुत बड़ा, क्योंकि पेरेंट्स भी, जैसा आपने बोला कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बेटा यदि आईएएस बन जाता, हमारे बच्चे आईपीएस बन जाते, इंडियन फॉरेन सर्विस में चले। ये एक सोसाइटी के द्वारा इम्पोज्ड और क्रिएटेड सोशल एक्सपेक्टेशंस इस जॉब के प्रति बहुत ज़्यादा है और इसमें चूँकि डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है और सक्सेस के
कई आयाम है। यदि आप फॉरेन सर्विस में आप जाएं तो कई तरह की डाइवर्सिटी भी है जो इसको और भी आकर्षक बनाता है। नवीन जी, मुझे लगता है कि आपके इस जवाब से सबसे पहला सक्सेस मंत्रा और जो पहला सफलता का सूत्र निकल कर आया है और जो मैंने डिकोड किया वो ये कि सब कुछ पालें लेकिन कम से कम गलत फहमी ना पालें। समाज ये डिसाइड ना करे कि सफलता ये होती है, आप खुद अपनी सफलता डिसाइड कीजिए कि आप कैसे अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं। लेकिन जैसे यूपीएससी क्लियर कर लिया, आपने बताया कि सोशल स्टैंडर्ड और फिर पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मेरा बेटा आईएएस बन जाए, मेरी बेटी आईपीएस बन जाए। ऐसा क्यों, ऐसा क्या है कि इसे इतना बड़ा माना जाता है? इस रोल को जरा डिफाइन कीजिए कि एक अधिकारी बन जाने के बाद, एक यूपीएससी क्लियर करने के बाद, सिविल सर्वेंट बन जाने के बाद आपकी भूमिका में ऐसा क्या परिवर्तन आ जाता है कि आपको यहां से फिर यहां देखा जाने लगता है और आपके जीवन को पूरी तरीके से सफल और परिवर्तित मान लिया जाता है? इतना क्या बड़ा है इसमें? इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप देखेंगे कि जो हिंदुस्तान जैसा एक बड़ा देश है, तो एक ऑल इंडिया सर्विस होने के कारण आप कहीं भी किसी भी भाग में आप इसमें पदस्थापित हो सकते हैं। हाँ। दूसरा, एक जो पावर है कि एक ऑब्सेशन फॉर पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल ह्यूमन नीड है। लोगों में एक ऐसा इल्यूजन होता है कि हम आईएएस बनने के बाद बहुत पावरफुल हो जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है यह मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा उनके दिमाग में एक इमेजिनेशन जरूर प्राप्त होता है। क्योंकि आप आईआईटी करके एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन जाएं, एक डॉक्टर बन के आप मेडिकल करके आप बहुत आगे बढ़ जाए, लेकिन क्या है कि बहुत कम समय में एक अद्भुत तरक्की का मार्ग उनको लगता है कि यही है। लेकिन आईएएस में नौकरी में जब वो जाते हैं तो शायद वास्तविकता कुछ अलग हो जाती है। क्योंकि एक आईएएस कभी फिशरीज डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, कभी कपड़ा एवं वस्त्र मंत्रालय में भी सेक्रेटरी हो सकते हैं। तो आप देखेंगे उनके विभाग, तो जो एक्सपर्टीज जो आदमी किसी भी फील्ड में महान व्यक्ति या व्यक्तित्व बनता है, मेरे हिसाब से वो आईएएस के एग्जाम से ही नहीं प्राप्त किया जा सकता है। वह किसी भी फील्ड से, जैसे एक डॉक्टर आप देखेंगे 40 साल 50 साल धीरे धीरे एक ही चीज़ में, एक ही एरिया में कंसंट्रेट करता है तो महान व्यक्ति। लेकिन ऑब्सेशन फॉर पावर और पावर के लिए फैसिनेशन और सोशल एक्सपेक्टेशन, इन दोनों का और इमीडिएट जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं, तो पावर हमेशा देखेंगे सोसाइटी में थ्रू आउट दिस सिविलाइजेशनल हिस्ट्री, तो आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग को नीड फॉर पावर एक बड़ा इंटीग्रल हिस्सा माना जाता है। वो मैस्लो का हम देखते हैं ना कि सबसे ज्यादा व्यक्ति जो है वो शक्ति से, पावर से और ताकत से आकर्षित होता है और उस आकर्षण के केंद्र में तो कई बार बाद में आईएएस बनने के बाद में भी उनको इतनी खुशी मिलती है, यह तो उनसे बात करने पर ही पता। लेकिन आमतौर पर यह आप देख सकते हैं कि जिस चीज़ में आप लगातार अपना समय व्यतीत करते हो तो आप उसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। मगर पता है नवीन जी, मुझे ऐसा लगता है कि आईएएस बनने के बाद वो एस्पिरेंट्स उतने ज्यादा खुश नहीं होते होंगे जितने वो एस्पिरेंट्स दुखी होते हैं आईएएस न बनते हुए। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी हार गए हैं और कई बार हम सुसाइड केसेस भी सुनते हैं और लाखों करोड़ों लोग रिजेक्ट होते हैं हर साल। तो इस चीज को इतनी बड़ी असफलता नहीं मानना चाहिए। जैसा आपने कहा कि हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप उसके मास्टर हैं तो आप सफल हैं। अब हम अगर इस परीक्षा की बात करें, 3 फेजेस में होती है, राइट? प्रिलिमिनरी सेक्शन होता है, फिर उसके बाद मेंस होती है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। अगर मैं प्री एग्जाम की बात करूं, जो कि सबसे पहला स्टेज है, वो सिलेक्शन प्रोसीजर तो है ही नहीं, वो रिजेक्शन प्रोसीजर है। लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें से केवल उन लोगों को इकट्ठा कर लेना जो कि इसके काबिल हैं, योग्य हैं, बाकी सबको रिजेक्ट कर देना। तो ये जो पहला है रिजेक्शन का फेज, इसमें खुद को रिजेक्ट होने से कैसे बचा सकते हैं? व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? इसमें स्ट्रेटेजी एक्चुअली ये एग्जाम जो लोगों में मिसपरसेप्शन है कि ये बहुत मेरिटोरियस लोग ही करते हैं, ऐसा नहीं है। यह वैसे लोग कर सकते हैं। ये दिस इज नॉट ए टेस्ट फॉर नॉलेज। ये आपका जनरलिस्टिकली वर्सेटाइल, जिसको सब चीज़ का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो, चाहे सतही ज्ञान भी हो, और एनालिटिकल स्किल्स हो, इमेजिनेटिव क्वालिटी हो। जैसे 4 चीज़ों का हम आपसे बात किया अभी तुरंत आपके इस शो के हिसाब से हमें अपना एक कॉमन सेंस, तो वैसे बच्चे जो बहुत बड़े ज्ञानवान और ज्ञान की मुद्रा में झांकने के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो जनरली आप असफल होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कुछ जो जनरल स्टडीज है प्रिलिमिनरी परीक्षा में, उसमें जो बेसिक्स है, जब खास करके एनसीईआरटी की किताबें, रोज अखबार पढ़ना, नियमित रूप से पढ़ाई करना, और एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तीनों एक स्ट्रैटेजी होने। ओवरनाइट आप सोचेंगे कि 10 साल सिर्फ यूपीएससी ही कर रहे हैं और खाना पीना अपना छोड़ दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट ए गुड अप्रोच। अप्रोच इज़ कि आप नियमित पढ़ें, 2, 4, 5 घंटे ही पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें, रेगुलर अखबार पढ़ें। लेकिन अब यूट्यूब आपने देखा किसी का चैनल, बोले कि इन्होंने बहुत आईएएस को बनाया है कि नहीं बनाया है, ये मिथ्या भी हो सकता है। इसलिए यह भी
प्रचार भी आईएएस के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा एक प्रभाव और एक दबाव दोनों डालता है। इसलिए आपको यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई आईएएस टॉपर 2022 में बन गए तो ज़रूरी नहीं है कि उनका फार्मूला पकड़ के आप भी बन जाएंगे। इसलिए आपको अपने पढ़ने का तरीका खुद के एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के हिसाब से अपनी समय प्रणाली, किसी को दिन में पढ़ना हो, शाम में पढ़ना हो, दोपहर में पढ़ना हो, जिसके लिए जो कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल अपना लगता हो उसमें, और आप अपना बेस्ट तब दे सकते हैं जब आपके पास साइकोलॉजिकल कैपिटल के आप धनी हैं, इन द सेंस कि आप आशावादी अप्रोच से यूपीएससी के एग्जाम को लेते हैं, बेसिक्स पर ध्यान देते हैं, एनसीईआरटी की आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी एक बड़ा शब्द वायरल है काफी। इमोशनल इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड और इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बेसिक्स जो बच्चा ठीक से मेहनत करके पढ़ाई करेगा, एनसीईआरटी, एनबीटी की बुक्स, बिपिन चंद्रा की किताब, ऐसी चीज़ों पर आप यदि फोकस रखेंगे, लियोंग की ज्योग्राफी की बुक हो गई, आप सतीश चंद्रा की मीडिएवल हिस्ट्री, तो जो बेसिक्स है, जो भी कैंडिडेट है उसको बेसिक्स एक दिन में पढ़ने की तैयारी, या 6 महीना बहुत ज़्यादा 20 घंटा पढ़ने लगे तो 1-2 साल का यदि कोई आदमी योजना बना ले और एवरेज भी है उस अपने आईक्यू लेवल में, लेकिन अपने कमिटमेंट में यदि ठीक है और उसका स्ट्रेटेजी, मैं बार बार कर रहा हूँ, ये जीनियस का टेस्ट नहीं है, ये आपके सिंसियरिटी और स्ट्रेटेजी का टेस्ट है। बहुत ही खूबसूरत बात तो कही है आपने। जनरलिस्टिकली वर्सटाइल, मतलब हर एक चीज में थोड़ा नहीं, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। आप यदि किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करने लगेंगे यूपीएससी में, तो आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं करेंगे। आप भले किताब लिख सकते हैं लेकिन आप यूपीएससी क्वालिफाई। मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हूं, लेकिन जो दूसरा सक्सेस मंत्रा मुझे आपकी बात से निकलकर सामने आया वो ये भी कि चाहे कोई भी फील्ड हो, कहीं भी आप कर रहे हो, किसी और को देखकर ये मत तय कीजिए कि वो 2022 में उसने ऐसे टॉप किया तो 2023 में मैं ऐसे टॉप कर लूंगा। हर किसी की सफलता की सीढ़ी अलग होती है, रास्ता अलग होता है। अपना रास्ता खुद बनाना, ये भी एक अच्छा सक्सेस मंत्रा था जो अभी आपसे बातचीत में निकला। अच्छा, प्रिलिमिनरी एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो सी सेट भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके साथ ही करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये समझना चाह रहा था कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं जो मेंस तक पहुंचते हैं, कई बार उनके लिए सी सेट एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग फेज आ जाता है। इसी के साथ करंट अफेयर्स की तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, इन दोनों पॉइंट्स पर, इन दोनों विषयों पर आपसे समझना चाहूंगा थोड़ा। सी सेट देखिए, आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, इस तरह की चीज़ों पर जो फोकस करता है, उसका एक रेगुलर प्रैक्टिस करना। हाँ। जो प्रैक्टिस सीरीज किसी भी जगह से वो बच्चे यदि ले करके उसको खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप देखेंगे जो बेसिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो एक दिन में या 1 महीने में नहीं ठीक हो पाता। हाँ। तो इसलिए जनरल यदि वो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उनका जो एप्लीकेशन, सेंस ऑफ एप्लीकेशन है, वो उनका थोड़ा एक्टिव होता है। और जहाँ तक माध्यम की बात है, हिंदी माध्यम हो या अंग्रेजी माध्यम हो, भारत सरकार कम से कम माध्यम के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। तो इसलिए हिंदी माध्यम के भी बच्चे बहुत अच्छा आजकल ये क्लैरिटी तो आपने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से दी। मैं एज ए स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सवाल कर रहा हूं कि कई बार हिंदी माध्यम के बच्चे ये महसूस करते हैं कि हमारा सिलेक्शन सी सेट की वजह से नहीं हो पाया। स्पेशली इंग्लिश मीडियम के लोग जो है वो उसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। क्या इसका कोई रीजन हो सकता है? क्या 1% भी सही नहीं। यदि किसी का कंसेप्चुअल, कोई मान लीजिए तेलुगु भाषा में बात करता हो या किसी और भी उसका मदर टंग हो, तो आप देखेंगे तो रशियन भाषा में भी लोग को नोबेल प्राइज मिलता है और अंग्रेजी की भाषा के लोगों। इसका मतलब ये है कि यदि आप में एबिलिटी है और यदि आप अपने रेगुलर प्रैक्टिस सीरीज, क्योंकि आर्ट्स ये रोट लर्निंग का सी सेट क्या है, ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड टेस्ट है। बहुत जो सोचते हैं कि एकदम कन्फर्म करके और इसको हम अपने याददाश्त में रोट मेमोराइज से इसको प्राप्त कर लेंगे, तो वो बच्चे आजकल अटक जा रहे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो कि अपने एग्जामिनेशन में तो बहुत अच्छा नंबर ले आए क्योंकि वहाँ फिक्स सिलेबस था। हाँ। ये चूंकि एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। जहाँ तक करंट अफेयर्स की आप बात कर रहे हैं, हाँ। तो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी, एनबीटी की बुक्स, अखबार रोज पढ़ना, चाहे कोई भी अखबार पढ़े, जो भी प्रोमिनेंट डेलीज हैं उनको कंसल्ट करें। फिर साथ साथ कुछ अच्छे ऑथर्स की बुक्स जो है आप प्रेस्क्राइब्ड हैं, और उस थोड़ा थोड़ा अलग अलग कोचिंग सेंटर्स वाले इसका ज्ञान भी बहुत देते हैं और बोलते हैं कि सफलता की निश्चित गारंटी। तो इसका दिवा स्वप्न पालना कि कोचिंग, तो अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप से बात करें कि हम कहाँ पर हैं, और यूपीएससी के सवालों को देखें तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हर एक चीज़ में आपको एक्सपर्ट होने, फिशरीज से भी बात सवाल पूछा, एनवायरनमेंट से भी बात, डिजास्टर मैनेजमेंट से होगा, एनिमल हस्बेंड्री से भी होगा, ज्योग्राफी से भी होगा, इकोनॉमिक्स से भी होगा, इंटरनेशनल, तो हर एक चीज़ों को करंट
अफेयर्स को आप हर एक चीज़ के आप रिसर्चर नहीं हो सकते। करेक्ट। तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड माइंडफुल एंड वट एवर थिंग्स आर इन द न्यूज। अभी जैसे अब ओलंपिक्स हुआ तो उससे सवाल होगा, तो थोड़ा सा ये ध्यान देने की भी बात। आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिए, मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर आऊंगा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी बात से निकला वो ये कि आपको दो अलग अलग तरह से अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। एक तो अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो हो सकता है कि आपके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे चल जाएं, लेकिन अच्छी याददाश्त होने से आप सीसेट क्लियर कर लेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट्स भी उतने ही क्लियर होने जरूरी हैं। आपको दोनों तरीके से तैयारी इक्वल रखनी होगी, बराबर रखनी होगी। ये एक अच्छा पॉइंट निकल कर आया। तीसरा सक्सेस मंत्रा मुझे आपके तीसरे जवाब में मिल गया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने के लिए मेंस एग्जाम में दो तरीके हो सकते हैं। या तो जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने मास्टर्स साइकोलॉजी में किया है, आप भी साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, तो चूंकि हम लोग साइकोलॉजी के मास्टर्स हैं तो क्या हम उससे चुन लें कि हम इसमें बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, या मैं ये देखूं कि पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे ज्यादा यूपीएससी निकाल रहे हैं तो मैं पॉलिटिकल साइंस शुरू करूं और ABCD से उसे पढ़ना शुरू करूं, और फिर चूंकि उसमें ज्यादा बच्चे क्लियर करते हैं तो मैं भी क्लियर कर जाऊं। कौन सी स्ट्रेटेजी ज्यादा सही है? स्ट्रेटेजी वही होना चाहिए जैसे आपने किसी सब्जेक्ट के बारे में चॉइस किया है, BA में, MA में, तो जनरली आपको ऐसी उम्मीद की जाती है कि आपको इसका एडवांटेज मिल जाएगा सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यू आर नॉट न्यू टू द सब्जेक्ट। लेकिन उसका जरूरी नहीं कि आपको, लेकिन कुछ ऐसा जो मिथ्या प्रचार किया जाता है कि पब एड लेने से ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा और ज्योग्राफी लेने से या इकोनॉमिक्स लेने से, ऐसा नहीं है। तो सिविल सर्विसेज के परीक्षा में जहाँ पर आपको अपना कंफर्ट पॉइंट ज़्यादा अच्छा दिखता है, जहां आपको लगता है कि नहीं इस सब्जेक्ट को हम अपने आप से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, दूसरों पर कम डिपेंडेंस हो। जैसे मैथमेटिक्स में कोई वीक है तो 2 महीने में मैथमेटिक्स वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ के UPSC परीक्षा नहीं पास कर सकता। तो साइकोलॉजी में भी आपको लगता है, या हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, किसी भी ऑप्शनल को रखने में, कि आपको लगता है कि मैंने BA और MA में यदि पढ़ाई की है तो कुछ तो नेचुरल एडवांटेज होता है और उसका फ़ायदा उठाने की। कई बार देखेंगे IIT के बच्चे हिस्ट्री या ज्योग्राफी या कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या मेडिकल बैकग्राउंड से आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में ले, क्योंकि वो ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, उनको जो लिमिटेड पॉइंट्स होता है, और UPSC को लिमिटेड पॉइंट्स परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, रिसर्चर पॉइंट्स परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन नहीं है। उसी तरह से GS में जब बात करते हैं तो उसके जो विभिन्न डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, एनवायरनमेंट है, पॉलिटी है, तो हर एक में आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो 3-4 एरिया को आप फोकस करके आप उस पर अपना सुपर एक्सपर्टीज बना लें। और ऐसे की बात है तो उसमें भी आप ठीक से जितना प्रैक्टिस करेंगे, किसी अच्छे इवेल्युएटर से आप अपना कई बार ऐसे भी चेक करा लीजिए, तो आप देखेंगे इंग्लिश ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें गलती नहीं, कंसेप्चुअल पॉइंट कहीं उसका बिगिनिंग, मिडिल और कंक्लूजन थीम कुछ निकल के आ रहा है कि नहीं। अच्छा नवीन जी, ये भी होता है कि हम जब बहुत अच्छा कुछ पढ़ते हैं तो फिर बहुत अच्छा लिख भी पाते हैं, तो ऐसे में वो भी कहीं ना कहीं मदद करता है कि हम अच्छे लोगों को पढ़ेंगे तो हम अच्छा लिख भी पाएंगे। इसी के साथ चूंकि बात हो रही है मेंस एग्जाम की, मुझे ऐसा लगता है बच्चों को ज्ञान तो होता है, इतने सालों तक, इतने महीनों तक जब तैयारी करते हैं तो ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन बीइंग साइकोलॉजी प्रोफेसर आप ये जानते होंगे कि एंजाइटी इतनी हावी हो जाती है कि सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। वो जो 2-3 घंटे के अंदर परीक्षा देना, हफ्ते में लगातार हर दिन परीक्षा देना, वो अचानक से इतनी एंशियसनेस आ जाती है कि बच्चा परफॉर्म ही नहीं कर पाता। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण दिए। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रेगुलर प्रैक्टिस और सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस बच्चे में ज़्यादा होगा, और जिसका कि रोड मैप है कि हमको इस दिशा में बढ़ना है और इस दिशा में नहीं बढ़ना है। कुछ लोग UPSC की तैयारी करने के बाद थिंकर बनने की दिशा में ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फिर बाद में कोचिंग एक्सपर्ट बन के अपना कोचिंग चलाने लगते हैं। तो उसका कारण यह है कि उनको वहाँ पर टू द पॉइंट, और जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि हमको ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होना है। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन योर गोल। और आपको आना है नोएडा और आप ट्रेन पकड़ लीजिएगा रोहिणी का, तो चाहे कोई भी स्पीड हो, यू विल नेवर अचीव दैट डेस्टिनेशन। दिस इज ए मेजर प्रॉब्लम विथ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। दे डू ए लॉट ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ टू ओवरकम देयर फियर्स। अपने डर को दूर करने की मैं IAS बनने के लिए फुल प्रूफ एक रोबोट बन जाऊं, ऐसा नहीं होता है। आप देंगे और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यदि ठीक है, जो बच्चा रात में सो कर नहीं गया है एग्जाम में, निश्चित रूप से उसका एग्जाम बहुत अच्छा नहीं होगा। तो एक जो कंफर्ट जोन जो आप पूरा ऑब्वियसली टेंशन फ्री UPSC के एग्जाम में अधिक, क्योंकि इतना प्रेशर होता है पेरेंटल, सोसाइटल, कंटेक्चुअल, आप समझ रहे हैं, तो लगता है कि भविष्य मेरा यही है। तो जहां पर भी आपका स्टेक्स हाई हो तो नेचुरल भी है प्रेशर। मतलब सोना बहुत ज्यादा जरूरी है, नींद बहुत जरूरी है, और अच्छा खाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि न्यूट्रिशन आपके शरीर में अच्छा रहे। इसके साथ ही अब इंटरव्यू की अगर हम बात करें,
मतलब सीधा सा सवाल कि यूपीएससी आपसे चाहता क्या है, समझ ही नहीं आता कि वो आपसे क्या चाहता है। बच्चों को पता ही नहीं है कि हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यूपीएससी की एक्सपेक्टेशंस क्या है? यूपीएससी के एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप गवर्नेंस में अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक रखें। हाँ। कोई भी आपके पास रटा रटाया दिमाग से ज़्यादा काम करने की जरूरी नहीं कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स। कोई भी बच्चा जितना भी पढ़ाई लिखाई कर, लेकिन आप यदि उधर से आप इंटरव्यू पूछ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी नहीं कि मेरे पास हर एक सवालों का जवाब। हाँ। पर व्हाट इज़ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। यदि कोई क्राइसिस सिचुएशन है तो हाउ विल यू हैंडल। आप थोड़ा पूर्वाग्रह से कम ग्रसित हों कि आप लोगों को अस एंड देम में कि नहीं ये तो वो आ गए, ये तो वो आ गए। तो ऐसी चीज़ों से वो दे ट्राई टू इवेलुएट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, दे ट्राई टू इवेलुएट योर एथिकलिटी इन बिहेवियर। लेकिन ऐसा उतना हमेशा संभव नहीं हो पाता है कि वो लोग आधे घंटे में किसी को जज कर पाए। तो वो भी एक देखिए एक वहाँ पर वर्बल मल्टीलॉग चलता है। इंटरव्यूअर 5, 6, 7 बैठे हुए हैं। हाँ। और एक बच्चा जो सवालों का जवाब, बम्बार्डमेंट ऑफ फायरिंग हाँ। हो रहा है सवालों का। हाँ। तो वहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। और आपको मान के चलना है कि आपको कोई करिश्माई जवाब नहीं देना है। जवाब वह देना है जो दैनिक बोलचाल की भाषा में और दैनिक प्रयोग में आने वाली चीज़ें। ऐसा नहीं कि हमको वहाँ पर कोई विशाल तंत्र खड़ा कर देना। जो कॉमन सेंस करता है, जो एथिकल सेंस करता है, जो गुड गवर्नेंस क्वालिटी एक्सपेक्टेड होता है कि सपोज करें कि अभी आपके पास लाइट नहीं है और आप कैसे इस शहर की व्यवस्था को संभालने की कोशिश करेंगे। हाँ। कुछ र्यूमर है, अभी देखिए अभी तुरंत पहले बहराइच की बात चल रही थी। तो हर एक जगह देखेंगे सोशल टेंशंस होते हैं, जिसको कि यदि सेंसिटिवली तो आपके सेंसिटिविटी मतलब कुल मिलाकर के प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। और जो बच्चा खुद ही अपने एग्जाम का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा है, फिर वो बहराइच का प्रेशर कैसे हैंडल कर पाएगा। लाइक प्रेशर हैंडल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट मैं आपसे आखिरी में कंक्लूजन चाहूंगा कि सक्सेस मंत्रा क्या यूपीएससी को निकालने का, एक अगर वाक्य में आप बताएं, क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? सेल्फ कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर 1 to 2 years। और उसके बाद यदि सफलता नहीं मिले तो उसके बाद का प्लान बी भी सोच के रखना चाहिए। यूपीएससी पहला और आखिरी पड़ाव जीवन का नहीं है, ये गलतफहमी बच्चों को नहीं पालना चाहिए। दूसरे फील्ड में कई यूपीएससी के फेलियर बहुत बड़ा पता चला, यूपीएससी के पर सिनेमा भी बना देते हैं। तो कई सारी चीज़ें कर सकते हैं जीवन में, और आप उसके उदाहरण, और कई सारे हजारों लाखों लोग हैं हमारे देश में और पूरे विश्व भर में। तो यूपीएससी का जो फॉल्स ऑब्सेशन है, परचेजिंग इल्यूजन्स की, नहीं यूपीएससी किए तो सब चीज़ और नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। सकारात्मक, लेकिन यूपीएससी की तैयारी से इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, किसी भी लोग बच्चे का जनरल अवेयरनेस उसका काफ़ी हाई हो जाता है। और फिर किसी भी फील्ड में वो जाएगा तो वो आप चाहे एंकर बने या न्यूज रिपोर्टर बने, आपको उसका क्वालिटी का कहीं ना कहीं इनपुट थोड़ा दिखाई पड़े। अपनी फील्ड में मास्टर हो जाइए, आप सफल हैं। और कुल मिलाकर गलत फहमियां न पालिए, और हर कोई 12th फेल का मनोज बन भी नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, सारी शंकाएं दूर हो गई होंगी। अगर मन में कहीं कोई एंग्जाइटी, कोई डिप्रेशन या कहीं भी कोई निराशा होगी, तो इस शो के बाद किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में वो निराशा नहीं रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ प्रोफेसर नवीन कुमार जी जुड़े हुए थे। सक्सेस मंत्रा में यूं ही सफलता के अलग अलग आयामों पर, अलग अलग पड़ावों पर, सक्सेस के मंत्रा पर, उन सूत्रों पर बात करते रहेंगे। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।